ओके, सबसे पहले अपन ने कॉस्टिंग शुरू किया था और कुछ सेशंस अपने हो गए थे, तो उसको सबसे पहले अपन रिवाइज कर लेंगे और बेसिकली शॉर्ट में पहला रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन जहाँ पे स्टॉप हुए थे वहां से वापस हो जाएंगे। जिस किसी बच्चों का पहले मिस हुआ है तो यूट्यूब लिंक वापस से मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, तो वहां से वो कंप्लीट करना साइड बाय साइड। सो बेसिक कॉस्ट कंसेप्ट, कॉस्टिंग कौन से 3 एलिमेंट से बनती है? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये 3 एलिमेंट से तुम्हारा कॉस्टिंग, कोई भी चीज 3 इस एलिमेंट से बनेगा। ठीक है। मटेरियल के 2 टाइप से, कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मतलब कौन सा मटेरियल? डायरेक्ट मटेरियल, हाँ, रिलेटेड टू कोर एक्टिविटीज, और जो चीज कस्टमर तक पहुंचती है वो अपन डायरेक्ट मटेरियल में बोलते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल मतलब जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है और कस्टमर तक नहीं पहुंचती, वो तुम्हारी इनडायरेक्ट मटेरियल। तो एग्जाम्पल, एक ऐसी चीज है जो कस्टमर तक जाती है फिर भी इनडायरेक्ट है। हाँ, बहुत निग्लिजिबल अमाउंट का रहा तो फिर अपन वो डायरेक्ट होते हुए भी उसको इनडायरेक्ट बोलेंगे, जैसे कि तुम्हारे पेन के ऊपर का निप और शूज के केस में नेल। तो ये सब चीजें भले ही कस्टमर तक पहुंचती है फिर भी वो इनडायरेक्ट मानी जाएगी। फिर उसके बाद अपन ने देखे थे लेबर। लेबर के भी 2 पार्ट है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट लेबर मतलब कौन सा? जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड रहेगा, और इनडायरेक्ट जो कोर एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट, जो ऑफिसेस में काम करेगा वो इनडायरेक्ट। जैसे कि डायरेक्टर हो गया, ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ये सब इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री का वर्कर जो मशीन में काम कर रहा है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से माल उठा के लेके आ रहा है, ये सब डायरेक्ट लेबर में कैलकुलेट होंगे। बेसिकली जिसको वेजेस बोलते तुम अकाउंट्स में, वो डायरेक्ट, बाकी सब इनडायरेक्ट। फिर इसके बाद ओवरहेड्स देखें। ओवरहेड्स को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एज पर फंक्शन। तो एक रहेगा तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन से 2? एडमिन के। हम्म। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जनरल, ऐसे 2 पार्ट अपन ने देखे थे। और उसमें एक नोट लिखा के दिया था कि जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि ये प्रोडक्शन के है, तब तक अपन उसको जनरल मानेंगे। तो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन या जनरल। फिर इसके बाद अपन ने ये टाइप एलिमेंट्स ऑफ कॉस्टिंग हो गया। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखें। कोई बोल पाएगा व्हाट इज मेथड ऑफ कॉस्टिंग? हम्म। हाँ, परफेक्ट। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग, जैसे अकाउंट्स के केस में बैलेंस शीट, पी एंड एल, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, सबके लिए बैलेंस शीट, पी एंड एल सब सेम है। चाहिए तो, नहीं तो सबके लिए बंद कर दो। हाँ। हम्म। हाँ, तो अकाउंट्स में कैसे बैलेंस शीट, पी एंड एल सबके लिए सेम है। कॉस्टिंग में वैसा नहीं है, हर बिजनेस के हिसाब से अपना फॉर्मेट चेंज होगा। तो जो बिजनेस के हिसाब से चेंज होगा उसको मेथड ऐसा बोलेंगे। ठीक है। तो अभी कौन से मेथड्स है? जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस, ऑपरेटिंग एंड मल्टीपल कॉस्टिंग। ओके। जॉब कॉस्टिंग कब अप्लाई होता? हर एक, हाँ, हर एक जॉब दूसरे से अलग है। इंटीरियर डेकोरेटर, हर एक का घर सेम रहता है कि इंटीरियर डेकोरेशन? नहीं, सबका घर अलग होता है। तो इंटीरियर डेकोरेटर का काम हर बार चेंज होता है, तो वो जॉब कॉस्टिंग में आएगा। बैच कॉस्टिंग, हाँ, बैचेस में प्रोडक्शन होगा तो बैच कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हाँ, अगर एक आधे काम कंप्लीट करने को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड लगता है तो अपन उसको जनरली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में लेके आते हैं, जनरली बिल्डर्स। प्रोसेस कॉस्टिंग ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अभी प्रोसेस कॉस्टिंग ऑब्लिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कौन सा होता है? हाँ, प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब सेम चीज को अपन अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के टाइम पे ने तुमको कोको कोला का बोला था कि एक ही बिजनेस को मैं अलग अलग प्रोसेस में डिवाइड कर सकता, तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग। यूनिट बैच कॉस्टिंग,
थ्रू आउट द पीरियड एक ही यूनिट बन रहा है। कोयला इंडस्ट्री, दिन रात सिर्फ कोयला बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, दिन रात सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। न्यूज़पेपर प्रिंटिंग, सिर्फ दिन रात न्यूज़पेपर हो रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, अभी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा कि यहां पे बेसिकली सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। एंड मल्टीपल कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग जो ऊपर के कोई भी दो चीजों का कॉम्बिनेशन बना लो वो मल्टीपल कॉस्टिंग में आ जाएगा। फिर अपन ने देखा था हाँ कॉस्ट यूनिट एंड प्रोडक्ट। कॉस्ट यूनिट मतलब पर कॉस्ट निकालना है। अभी मेरे को बीसीए का कॉस्ट निकालना है तो पर स्टूडेंट निकालनी पड़ेगी। अगर किसी और को कुछ निकालना है तो क्या पर निकालना पड़ेगा। जैसे अपन गेहूं चावल पर किलो लेते, दूध वगैरह पर लीटर लेते, तो हर एक का कुछ एक पर यूनिट होना चाहिए। सोप मतलब साबुन, इसके लिए क्या लेंगे, नंबर। वायर केबल पर मीटर, डेयरी पर लीटर, गुड्स ट्रांसपोर्ट टन पर किलोमीटर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। हर एक के लिए एक बेसिकली पर लगा रहेगा। तो हर एक का अपन ने कॉस्ट यूनिट देख लिया था। वैल्यू, प्राइस एंड कॉस्ट, इसका डिस्टिंग्विश देखा था। कौन सा चेंज होता रहता है इसमें से, क्या चेंज होता। कॉस्ट फिक्स है सबके लिए, प्राइस सेलर डिसाइड करेगा, और वैल्यू कस्टमर टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस चेंज होगा। इसका एग्जांपल देता मैं, तुम एग्जाम में लिखने को बैठे, वो पेन बेच रहा तुमको, एग्जाम सेंटर में 5 रुपए की पेन 50 रुपए में खरीदेंगे, बट वो एग्जाम खत्म होने के बाद 5 रुपए के पेन फ्री में भी नहीं लेंगे। तो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, वो है वैल्यू। उसके बाद अपन ने कॉस्ट शीट आया था। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सबसे पहले, कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या लेंगे अपन, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, इससे तुमको डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। एड डायरेक्ट लेबर, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। एड factory overheads, you will get gross factory cost. Add opening WIP less closing WIP, you will get net factory cost. Add quality control cost या administration related to production, you will get cost of production. Add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, you will get cost of goods sold. Add administrative overheads general, add marketing overhead selling and distribution, you will get cost of sales. Add profit, you will get sales. कुछ भी हो जाए कॉस्ट शीट तुमको याद होनी चाहिए। अगर भूल गए रहेंगे वापस से याद करो, कॉस्ट शीट पूरी याद होनी चाहिए। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करते हैं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे बाइफरकेट करते हैं, फॉर्मूला, वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। फॉर्मूला, हाँ, चेंज इन कॉस्ट बाय चेंज इन आउटपुट या चेंज इन सेल्स, दोनों में से एक करके तुम निकाल सकते हैं। तो ये देखा था। फिर अपन मटेरियल चैप्टर का जस्ट स्टार्टिंग ही किए थे, तो मटेरियल चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या देखा था, एबीसी एनालिसिस एक देख लिया था, और स्टोर लेजर कार्ड जो तुमने फाउंडेशन में देख लिया था। तो अभी अपन एक नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इससे अपन आज शुरुआत करेंगे, ठीक है, ईओक्यू। ओके, अब ईओक्यू क्या कंसेप्ट है। अपन सबसे पहले कॉस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट देख रहे, दैट इज मटेरियल। अब एक आधे कंपनी के अंदर मुझे माल ऑर्डर करना है। अभी ये बचपन से तुम लोगों ने से नोटबुक खरीदे, सबने नोटबुक खरीदा वाला है। ओके, बचपन से लेके अब तक कितने नोटबुक लगे रहेंगे, एक अंदाजा,
सर बहुत लिखे जिंदगी में और कुछ काम ही नहीं करे। कितना लिखे फिर भी? 400 500, 400 500। ये दूसरे की भी बुक लिख रहे सकते हैं। हाँ देखो, हर स्टैंडर्ड में 1 डजन। हाँ ना, 6 सब्जेक्ट, एक होमवर्क, एक क्लास वर्क, ऐसा। तो 10वीं तक तो 10 डजन, और 11वीं 12वीं सर कुछ लिखे नहीं, आप कुछ पढ़ाए ही नहीं। ओके, तो 15 डजन पकड़ो मोटा मोटी, इंटू 12, 180, 200 बराबर। हाँ तो सच में किसी और का लिख रहा था। ओके, तो 200 बुक्स तुमने बेसिकली जिंदगी भर अभी तक यूज करे। तो अगर दुकान में गए और उसको बोले एक नोटबुक दो, और उसने एक नोटबुक की प्राइस 50 रुपए बोली, एक नोटबुक की प्राइस 50 रुपए बोले, उसको बोले हिसाब से लगा, एक नोटबुक लेगा, वो देगा क्या? कुछ कम करेगा भाव? और उसकी जगह अगर मैं उसको बोलूं 200 नोटबुक दे तो प्राइस कम ना करेगा ना। तो तुम्हारे पेरेंट ने 200 नोटबुक क्यों नहीं खरीदे एट ए टाइम? सस्ते पड़ते थे, और तब तो 50 रुपए भी प्राइस नहीं रहेगा। क्यों क्यों? हाँ सर, हमारे घर में हमको इतू सा खप्पा दिया आला है जिसके अंदर हम हमारी जिंदगी गुजार लेते, उतने उसमें 200 नोटबुक भरेंगे तो हम किधर रुकना। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि स्टोरेज का प्रॉब्लम आता है। ये 200 नोटबुक कहां पे रखना, ये स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, और क्या प्रॉब्लम आएगा? हाँ सर, इतने नोटबुक का है, खराब हो जाएंगे, बीमक बीमक लग के, तो बेसिकली इसका वेस्टेज होगा। ओके, बट अगर मैं 200 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो मुझे प्राइस डिस्काउंट मिलता था कि नहीं? बराबर। और क्वांटिटी कम करूंगा तो डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा, स्टोरेज भी कम हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे इन दोनों तीनों चीजों को दिमाग लगाना है। क्वांटिटी बहुत ज्यादा ऑर्डर कर देता हूं तो सस्ता पड़ेगा, बट जितना सस्ता पड़ेगा उतना स्टोरेज कॉस्ट लगेगा, रखने के लिए जगह लगेगी, वो खराब हो सकता है, वो खर्चा बढ़ जाएगा। बट अगर मैं क्वांटिटी कम कर देता हूं तो चीजें महंगी हो जाएगी और स्टोरेज कॉस्ट भी कम लगेगा। तो इन दोनों के बीच में का, क्वांटिटी ज्यादा मंगाऊं या क्वांटिटी कम मंगाऊं, इन दोनों के बीच में मुझे एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक मुझे बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो इस बैलेंस को बनाने को बोलते ईओक्यू। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी ये ईओक्यू क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हाँ, जैसे जैसे मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूं वैसे वैसे, सपोज क्वांटिटी मेरी बढ़ते जा रही है तो स्टोरेज कॉस्ट, सॉरी, हाँ ये बेसिकली मेरी क्या बोल सकते हैं, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। हाँ, अगर मैं एट ए टाइम ऑर्डर कर देता हूं तो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहती है, पर क्वांटिटी जैसे ही मेरी कम हो जाती है ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, और कैरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली उसके उल्टा काम करे। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं अपन ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल इसको अपन किस तरीके से करना है देखेंगे। ओके, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मुझे साल भर में एनुअल डिमांड है, मेरी एनुअल डिमांड है सपोज 1 लाख यूनिट, मेरा एनुअल डिमांड है 1 लाख यूनिट। अभी इस एनुअल डिमांड को अगर मैं वन टाइम ऑर्डर करता हूं, ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या होता है, कहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे छोटी सी सस्ती सी चीज ऑर्डर करके देखिए,
अगर सपोज 50 रुपए या 100 रुपए की चीज ऑर्डर करते हो, तुमको बाहर प्राइस बताता 50 रुपए या 100 रुपए, और जैसे ही पेमेंट करने जाते क्या होता? डिलीवरी चार्जेस ऐड करता क्या वो? ये 100 रुपए की चीज है, वो लगे 40 रुपए डिलीवरी चार्जेस ऐड करके 140 करता है, डिलीवरी चार्जेस लगाएगा ना। तो बेसिकली मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है, जब भी मैं ऑर्डर करता हूं उस ऑर्डर के रिलेटेड माल लेके जाना, आना, रखना, करना, ये सब के लिए कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सपोज ऑर्डरिंग कॉस्ट है ₹100 पर ऑर्डर, ₹100 पर ऑर्डर, ये मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एंड फिर नेक्स्ट होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मतलब लाए वाला माल मुझे गोडाउन में रखना पड़ेगा ना, गोडाउन का भाड़ा भरना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे उठाने पड़ेंगे, तो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितना? सपोज ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट, तो ये 10 पर यूनिट मेरा कैरिंग कॉस्ट है। अभी मुझे ये सोचने का है कि मैंने कितना ऑर्डर देना चाहिए एट ए टाइम, कितने क्वांटिटी का ऑर्डर देना चाहिए। तो ईओक्यू का फॉर्मूला है 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय सीसी पीयू पीए अंडर द रूट। 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय सीसी पीयू पीए अंडर द रूट। अभी इससे क्या आएगा? 2 इंटू एनुअल डिमांड कितना था? 1 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, कैरिंग कॉस्ट 10 अंडर द रूट। करो कैलकुलेटर पे कितना आता है बोलो? 2 लाख बाय 10, नहीं 20 लाख बाय 10 कितना हो जाता है? करो क्या आता है? 220, 20 लाख का रूट। फोर्टीन, हाँ, 1414.2 आ रहा है। अगर मैं 1414 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो मेरा कॉस्ट कम होगा। सर आप बोल दिए, हम मान लिए, वाह ऐसा थोड़ी होगा, प्रूफ करके बताओ। चलो प्रूफ करके बताता हूं। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख चीजें, 1 लाख यूनिट लगने वाले पूरे साल भर में। तुम सोचो कि सर मैं एट ए टाइम 10-10 हजार ऑर्डर करता हूं, ठीक है? एट ए टाइम कितने क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे तुम? 10,000। कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे मुझे? कितने चाहिए? 1 लाख माल चाहिए, एट ए टाइम में कितने ऑर्डर कर रहा हूं? 10,000, तो कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 10 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 10,000 के 10 ऑर्डर दे दूंगा, 10 ऑर्डर्स। और एक ऑर्डर का खर्चा कितना है? 100 रुपए इंटू 100, तो कितना लगा? 1,000। वो फैन बंद ही कर दो ना इधर वाला, ये बंद है क्या? इधर से बच्चन है क्या? हाँ अभी है ना। सो ऑर्डर 10 दिए, 10 इंटू 100 तो कितना हो जाएंगे? 1,000 रुपए। हाँ, तो 1,000 रुपए बेसिकली मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट एट ए टाइम गोडाउन में कितना माल आएगा? 10,000, तो 10,000 माल आया। डेली इस माल का करना क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करना है ना, बेचना है, कंजम्पशन को करना है। हर रोज माल कम 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 होगा, कभी ना कभी तो माल जीरो हो जाएगा, बराबर? कभी माल बहुत ज्यादा रहेगा, कभी माल जीरो रहेगा। तो गोडाउन में ऑन एन एवरेज माल कितना रहेगा? कभी 10,000, कभी जीरो, तो ऑन एन एवरेज कितना माल रहेगा? 10,000 का हाफ, 5,000 क्वांटिटी का माल रहेगा गोडाउन में। और एक माल का कितना खर्चा है? एक यूनिट को रखने के लिए मुझे कितना खर्चा है? 10 रुपए, तो इंटू 10 रुपीज करो, 50,000। तो बेसिकली मुझे खर्चा कितना है? ऑर्डर करने का खर्चा 1,000 और गोडाउन का खर्चा 50, तो टोटल खर्चा हो गया 51,000। कब 51,000? अगर मैं 10,000 क्वांटिटी ऑर्डर करता हूं तो।
अब मुझे क्या सोचने का है कि 10,000 क्वांटिटी नहीं, सपोज क्वांटिटी ऑर्डर्ड, सर 10,000 बहुत ज्यादा हो गया, चलो 5,000 ऑर्डर करेंगे, ठीक है, 5,000। अगर 5,000 ऑर्डर करेंगे टोटल साल में कितना माल चाहिए? 1 लाख। 5,000 करके 1 लाख जमा करने में कितना टाइम लगेगा? कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? 20 ऑर्डर देने पड़ेंगे। और एक ऑर्डर का खर्चा कितना है? 100 रुपए। तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा? 2,000। गोडाउन में माल कितना रहेगा? ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5,000 और कभी कभी 0, तो मैक्सिमम 5, लोएस्ट 0, तो ऑन एन एवरेज 2,500। तो 5,000 का आधा कितने हो जाते? और एक यूनिट के लिए कितना खर्चा है? 10 रुपए। तो कितना खर्चा लगा? 25,000। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 27। कम हुआ कि नहीं? यस। हाँ, बट सर अभी आपने तो बोले, ये तो मैं बोल रहा हूँ 27,000 51,000 भी ज्यादा है। कितना ऑर्डर करना चाहिए? 1414। अभी 1414 ऑर्डर करते तो कितना? चलो देखते। अभी कैलकुलेटर पे लो, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1414, 1 लाख डिवाइड बाय 1414 कितना आ रहा है? 70.72। इतने ऑर्डर देने पड़ेंगे। हर एक ऑर्डर करने का खर्चा 100 रुपए। तो 70.72 इंटू 100 कितना होता है? 7072। अभी कैरिंग कॉस्ट देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा गोडाउन में माल कितना रहेगा? 1414। कम से कम 0। तो एवरेज 1414 इंटू 1/2 कितना? 707 इंटू 10 रुपीज। तो टोटल खर्चा कितना लग रहा? 1414 के आसपास लगेगा। इससे कम खर्चा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी क्वांटिटी ले लो। तुम 10,000 क्वांटिटी से करो, खर्चा कितना लग रहा है? 51,000। 5,000 क्वांटिटी से करो, खर्चा कितना लग रहा है? 27,000। और मैंने जो बोला कि ये 14,000 लगेगा, सॉरी, हाँ, अगर तुम 1414 क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो खर्चा कितना लगेगा? 14,000। इससे कम लग ही नहीं सकता सर, लगता देखो आप। तो 5,000, 10,000, सर हम हजार हजार ऑर्डर करते, देखते हजार हजार अगर ऑर्डर करते तो कितना? अगर क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे 1,000, कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? कितने ऑर्डर? 100 ऑर्डर देने पड़ेंगे। ऑर्डर देने पड़ेंगे अरे यार, ऑर्डर देने पड़ेंगे 100, और एक ऑर्डर का खर्चा 100, तो टोटल खर्चा कितना लगेगा? 10,000। नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट। मैक्सिमम गोडाउन में माल कितना रहेगा? सर लोएस्ट 0, तो ऑन एन एवरेज 500 इंटू 10, तो कितना लगा? तो टोटल खर्चा, और इसमें कितना लग रहा था? 14। इससे कम नंबर आएगा नहीं। घर पे तुमको जितने नंबर के साथ खेल के देखना है खेल के देख लियो, और टोटल खर्चा 14,000 के कम आ ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम तुम्हारा मतलब मिनिमम नंबर है 14,000, मैक्सिमम कितना भी जा सकता। तो ये जो मिनिमम खर्चा निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय सीसीपीयू पी अंडर द रूट। चलो तो लिख लो ये फॉर्मूला, फॉर्मूला ईओक्यू फॉर्मूला। 2 इंटू एनुअल डिमांड, 2 इंटू एनुअल डिमांड into ordering cost, into ordering cost divided by CCPUPA, divided by CCPUPA। तो इससे क्या मिलेगा? ईओक्यू। तो उसके नीचे लिखो, फॉर्मूले के नीचे, एट दिस लेवल, at this level
ordering cost at this level, ordering cost is equal to carrying cost, is equal to carrying cost, is equal to carrying cost, and total of this, and total of this, and total of this will be minimum, will be minimum. ओके, तो इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 from your notes. Question number 3, annual demand is equal to 2 lakh units, annual demand is equal to 2 lakh units, ordering cost 20 per order, carrying cost 1 per unit. तो इसका EOQ निकालो, ट्राई करते या साथ में करना है? जिन्होंने कैलकुलेटर नहीं लाए, फर्स्ट डे है, तो मोबाइल का कैलकुलेटर यूज करो, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। हाँ, ओके, तो फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, 2 इंटू एनुअल डिमांड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय CCPUPA, 2 इंटू एनुअल डिमांड बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय CCPUPA। एनुअल डिमांड कितनी है? 2 लाख, ऑर्डरिंग कॉस्ट 20, कैरिंग कॉस्ट कितना? हाँ, ध्यान दो, मैं CCPUPA जब बोलता हूं कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहां पे 1 रुपए पर मंथ बोला है, 1 महीने का 1 रुपया, तो साल का कितना लगेगा? 12 रुपए। तो उसको रूट डालो, इधर मैं रूट नहीं निकाल सकता हूँ, एक्सेल है, तो रूट बटन डालो और सॉल्व करो, कितना आता है? पहले वाला नहीं, अभी वापिस से सॉल्व करने का। कितना आ रहा है? 816.5 यूनिट्स आ रहा है क्या? देखो, 816.5 यूनिट्स। आया? तो ये क्या है? 816.5 यूनिट को क्या बोलेंगे अपन? कौन सी कॉस्ट? हाँ, तो अगर 816.5 यूनिट तुम ऑर्डर करते हो तो तुमको ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ये बहुत कम लगेगी। इसके अलावा कोई भी क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एवरी मंथ, हर महीने को 10,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, कैरिंग कॉस्ट 10%, 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट 5 रुपए पर किलो, तो एवरी मंथ 10,000 लगेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 25, कैरिंग कॉस्ट 10%, 10% किसका? रॉ मटेरियल के कॉस्ट का, तो 5 रुपए का 10%, तो डालो फॉर्मूले में कितना था देखो। हाँ, अब पिछले वाले आंसर नहीं देखना, वापस से शांति से सॉल्व करना, लगा तो पीछे सॉल्व करो, करना जरूरी है। कौन से क्वेश्चन तक हुए थे? इधर ही छुआ था, 4 तक ही छुआ था।
कितना आ रहा है बोलना। कितना आ रहा है क्वांटिटी? 3464.10। चलो लेट चेक। क्वेश्चन में कितना दिया था? सबसे पहले तो एनुअल डिमांड कितना दिया था? 10,000 ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एवरी मंथ। पर अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? एनुअल डिमांड। तो 10,000 के अगर मंथली है तो एनुअल का कितना हो जाएगा? 1,20,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 एंड कैरिंग कॉस्ट 10%। किसका 10%? 5 रुपए। 5 रुपए का 10% कितना आता है? 0.5। तो फॉर्मूले में डालो 2 इंटू एनुअल डिमांड, 2 इंटू 1,20,000 पे 25 डिवाइड बाय पॉइंट। ये 3464.1 kg इतना आएगा। 3464.1 kg। हो गया। क्वेश्चन नंबर 5। कंपनी रिक्वायर्ड 1,00,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टर मतलब क्या होता है? कितने? हाँ कैसा क्वार्टर? हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा क्या। क्वार्टरली का मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर। तो 3 महीने में कितना माल लगता है कंपनी को? 1,00,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 100, कैरिंग कॉस्ट 5%। फिनिश गुड्स आर सोल्ड 100 पर यूनिट, रॉ मटेरियल 30 पर यूनिट। एक हमेशा याद रखना, अपन कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मटेरियल चैप्टर। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल। तो अपने को फिनिश गुड से संबंध नहीं है। किससे संबंध है? रॉ मटेरियल। तो फिर ये इंफॉर्मेशन का क्या करना? ये इंफॉर्मेशन जो दी है ना तुमको, फिनिश गुड्स सोल्ड फॉर 100 पर यूनिट, ये सिर्फ तुमको बहकाने के लिए इंफॉर्मेशन दी है। इसका कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे लिए कौन सी इंफॉर्मेशन मैटर करती? 30 पर केजी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल का फिनिश गुड से आपने संबंध नहीं है। फॉर्मूले में डालो आराम से और बोलो कितना आता। और ये तुमको परफेक्ट होना चाहिए क्योंकि बेसिक है, इसके सिवा आगे के क्वेश्चन नहीं कर सकते। ईओक्यू जब तक नहीं आएगा तब तक आगे के नहीं कर सकते। तो ईओक्यू परफेक्ट आना चाहिए। कितना आ रहा? हुआ क्या उसको? चालू है तो वो बच्चा चालू है पर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5। एनुअल डिमांड 1,00,000 रुपए पर क्वार्टर। तो साल का डिमांड कितना हो जाएगा? 4,00,000, क्योंकि 3 महीने में 1,00,000। एक क्वार्टर का 1,00,000, तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4। तो पूरे साल का कितना ऑर्डर हो जाएगा? 4,00,000।
ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपए बोली है, पर ऑर्डर 100। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो कैरिंग कॉस्ट कितना बोला अपने को, 5 टका। किसका 5 टका, 30 रुपए का 5 टका। 30 रुपए का 5 टका कितना आता है, 1.5, 1.5 रुपया। तो अभी ये इस फॉर्मूले में डालो, तो 2 into 1 lakh into 4 बाय दिस, तो आना चाहिए 7303 या 7302 पॉइंट समथिंग समथिंग, चलेगा। तो थोड़ा बहुत राउंड ऑफ किया तो चलता। तो ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए 7303। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। The monthly demand of a product 20,000, ordering cost 25, carrying cost 10, cost of finished goods 100, cost of raw material rupees 50। शांति से करो, अभी सबको आना चाहिए। टाइम लगा तो लगा, पर परफेक्ट आंसर लाओ, शांति से पढ़ो। लेट्स चेक। मंथली डिमांड है 20,000, तो साल की कितनी हो जाएगी, अगर मंथ की 20,000 तो साल की हो जाएगी 2,40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 रुपए, कैरिंग कॉस्ट कितना बोला है, 10%। किसका 10% लेंगे, 100 रुपए का या 50 रुपए का, 50 का, क्योंकि 100 रुपए फिनिश गुड से अपने को उसका नहीं चाहिए, क्योंकि अपन मटेरियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल। तो 10% ऑफ 50 रुपए कितना आएगा, 5 रुपए। तो 2 into एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट बाय CCPUP, तो 2 into एनुअल डिमांड, 2 into 2,40,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, 25, CCPUP है 5, तो हो जाएगा 1549.2 kg, 1549.2। यही चाहता था क्या तुम्हारा, कुछ तो गड़बड़ करे। हाँ, तो फिनिश गुड्स का नहीं लेना, रॉ मटेरियल का लेना। ओके, लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। कंपनी परचेसेस 240 kg of raw material during the year, ordering cost rupees 24, selling price of finished goods, again सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का इंफॉर्मेशन अपने लिए कुछ काम का नहीं, क्यों नहीं है, हाँ अपन रॉ मटेरियल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो अपने को फिनिश गुड्स का कुछ संबंध नहीं है। रॉ मटेरियल कितने रुपए किलो है, 10 रुपए किलो। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर 4 किलो ऑफ रॉ मटेरियल, तो एक फिनिश गुड्स बनाने को कितना रॉ मटेरियल लगता, 4 किलो का रॉ मटेरियल लगता। कंपनी सोल्ड 80,000 यूनिट ड्यूरिंग द ईयर, कैरिंग कॉस्ट 5%, तो कैरिंग कॉस्ट 5% है, दिमाग लगाओ। करने का क्वेश्चन नंबर 3, 4800, देखते देखते।
हाँ कितना आ रहा? 4800। लेट्स चेक। कंपनी कितने ने परचेस किया है? 2,40,000 ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग ईयर। ऑर्डरिंग कॉस्ट 24। हाँ, अभी एनुअल डिमांड कितना लेंगे तुम? एनुअल डिमांड अपना 2,40,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया है? 24। सीसीपीयूपी है 5%। किसका 5%? 10 रुपीज का। 50 का नहीं लेंगे क्योंकि फिनिश गुड्स का कोई संबंध नहीं है अपना। 2.5। 4,800। चलो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 25,000। शांति से करने का सोचो, इसको थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। एक फिनिश गुड्स बनाने को 5 किलो का रॉ मटेरियल लगता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8। कैरिंग कॉस्ट 16। रॉ मटेरियल इज 100 पर किलो। फिनिश गुड्स 700 पर यूनिट। ओके ध्यान दे उधर। अपना जनरल ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है? मेन अकाउंट्स का ट्रेडिंग अकाउंट। इधर क्या होगा तुम्हारा? ओपनिंग स्टॉक। इस साइड क्या लिखते तुम? क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे परचेसेस और यहां पे ऐसे लिखते ना। ओके, तो अभी अपने को क्या चाहिए? अभी तुमको टाइम दे दिया था, अभी इधर ध्यान दो। रॉ मटेरियल के केस में यहाँ पे भी ओपनिंग स्टॉक रहेगा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा कंजम्पशन रहेगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, और यहाँ पे परचेसेस। अपने को क्या चाहिए फॉर्मूले में? एनुअल डिमांड। किस चीज की एनुअल डिमांड? रॉ मटेरियल का साल भर में कितना परचेस किया। अपने को क्या चाहिए? ये नंबर चाहिए। ये नंबर लाना है। अभी अपन देखते हैं कि कैसे मिलेगा। क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया है? क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया? 25,000 किलो का फिनिश गुड्स। एक इसका लगता है फिनिश गुड्स 20,000 है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना दिया? 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 20,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 15,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1,00,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। ये 50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8। कैरिंग कॉस्ट 16। रॉ मटेरियल 100 पर किलो। फिनिश गुड्स 700 पर किलो। ठीक है, ये दूसरी जगह इंफॉर्मेशन। एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 25, मतलब इतना फिनिश गुड्स बेचते रहेंगे। कितना यूनिट बेचने का है? 25,000। सेल्स 25 ना। सर ये सबसे ये कैसे निकलेगा? अभी एक चीज अगर मिसिंग रही तो मैं अकाउंट्स में उसको टैली करके निकाल सकता हूं। मुझे यहां पे रॉ मटेरियल का क्या चाहिए? परचेसेस। परचेसेस निकाल सकता क्या? जब तक कंजम्पशन नहीं मिलेगा तब तक मैं परचेसेस नहीं निकाल सकता। तो कंजम्पशन कैसा निकालेंगे? जितने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, उतना रॉ मटेरियल कंजम्पशन हुआ। मैं 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाता हूं, 1 फिनिश गुड्स बनाता हूं, तो कितना रॉ मटेरियल लग रहा है? क्वेश्चन में बोला है
कि 5 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर मैं एक फिनिश गुड्स बनाना चाहता हूं तो 5 किलो का रॉ मटेरियल लगेगा, बराबर। अब मुझे ये जानना है कि कंपनी ने कितना फिनिश गुड्स बनाया, कितना फिनिश गुड्स बनाया, तो ये प्रोडक्शन। तो देखते प्रोडक्शन की टैली करो अकाउंट को, कितना 25 + 15 40,000। कितने मैन्युफैक्चर हुए फिर, कंपनी ने कितना माल बनाया इस साल, 20,000 फिनिश गुड्स बनाए। एक फिनिश गुड्स को कितना किलो माल लगता है, 5 किलो, तो 20,000 को कितना लगेगा, 1,00,000 लगेगा। इधर तक सब साथ में है क्या। कंपनी ने 25,000 फिनिश गुड्स बेचे, कंपनी के पास 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, कंपनी के पास 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक है। बेसिकली कंपनी ने कितने मैन्युफैक्चर किए रहेंगे फिर, 20,000। एक फिनिश गुड्स को बनाने को कितना रॉ मटेरियल लगता है, 5 किलो, तो 20,000 फिनिश गुड्स बनाने को कितना माल लगा रहेगा, 1,00,000। ये 1,00,000 मैंने इतना कंजम्पशन कर लिया, कितना रॉ मटेरियल कंजम्पशन कर लिया, 1,00,000। तो अभी रॉ मटेरियल अकाउंट क्लोज करो, 1,00,000 + 50,000 1,50,000, इधर 1,50,000। बैलेंसिंग फिगर कितना आती है, बेसिकली मैंने रॉ मटेरियल कितना परचेज किया है, 50,000 रुपए। पहले मुझे इस इंफॉर्मेशन तक आना जरूरी है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे एनुअल डिमांड नहीं दिया था, तो एनुअल डिमांड मैंने इनडायरेक्टली इस तरीके से निकाली, 50,000। और क्या दिया है क्वेश्चन में डेटा, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8 रुपए एंड कैरिंग कॉस्ट 16 रुपए। अब ये मैं डेटा इसमें पुटअप करूंगा, करो इसको सॉल्व करो, कितना था बोलो, 223.6। वेरी गुड। तो अभी क्या करो, तुम ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो। निकलिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एनुअल डिमांड ऑफ फिनिश गुड्स 10,000,
10 kg of raw material require 1 unit of finished goods. ऑर्डरिंग कॉस्ट 25 पर ऑर्डर, वेयर हाउस चार्जेस 70 पर बॉक्स पर डे, एक बॉक्स में 25 किलो का रॉ मटेरियल। कैरिंग कॉस्ट मतलब बेसिकली गोडाउन का रेंट है, तो अभी तुमको वो सोच के निकालना है। हाँ कितना रहा 9th? हाँ कितना रहा 9th? नहीं आ रहा। ओके लेट्स चेक। सबसे पहले तो क्वेश्चन में एनुअल डिमांड कितना दिया है फिनिश गुड्स का? 10,000। उसका अपने को कोई संबंध नहीं है क्योंकि फिनिश गुड्स का डिमांड अपने को किसका चाहिए? रॉ मटेरियल। 10 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। एक फिनिश गुड्स को कितना माल लगता है? 10 किलो। अगर एक यूनिट को 10 किलो लगता है तो 10,000 को कितना लगा रहेगा? 1 लाख। तो एनुअल डिमांड कितना लेंगे अपन? 1 लाख लेंगे, 10,000 नहीं लेंगे क्योंकि 10,000 फिनिश गुड्स का है, अपने को किसका चाहिए? रॉ मटेरियल। तो 1 लाख। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना बोला है? 25 पर ऑर्डर। 25 पर ऑर्डर। CCPUPA वेयर हाउस का रेंट चार्जेस कितना बोला है? 70 पर बॉक्स पर डे। 70 रुपए पर बॉक्स पर डे है। एक बॉक्स में कितना किलो माल है? 25 किलो माल। तो अपने को सीसीपीयूपीए का मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट का
एक साल का कितना कैरिंग कॉस्ट, एक यूनिट का। फिर 70 रुपए पर डे बोला है, 70 रुपए पर डे, तो साल का कितना हो जाएगा, साल का हो जाएगा 25,550। बट कितने किलो का, एक बॉक्स में कितना किलो माल है, 25, अपने को 1 किलो का चाहिए ना, तो डिवाइड बाय 25 करना पड़ता, कितना आता, 1022 आता। देखो एक बॉक्स का एक दिन का 70, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 25,550, 25,550, ये पूरे साल का हो गया, पर 25 किलो का हो गया, अपने को कितने किलो का चाहिए, एक किलो का, तो डिवाइड बाय 25, तो कितना था, 1022, तो 1022 इसमें डालो, तो 69.94 किलो, इतना 69.94 किलो। 69.94 kg। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अबाउट 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे फॉर अ मशीन। एक मशीन को चलाने के लिए कितना माल लगता है, 50 हर रोज। फिक्स कॉस्ट 50 पर ऑर्डर is incurred for placing an order. The inventory ordering cost per item amounts to 0.02 per day. तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पर आइटम, तो एक आइटम का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 0.02। द लीड पीरियड इज 32 डेज। कंप्यूट EOQ ROL। री ऑर्डर लेवल क्या होता है, फिलहाल तुम टेंशन मत लो, वो मैं बताऊंगा, तुम सिर्फ EOQ निकालने की कोशिश करो, और लीड पीरियड का भी टेंशन मत लो, ये तुमको फिलहाल इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही इंफॉर्मेशन, तुम बाकी की इंफॉर्मेशन ले लो। पाँच सौ।
कितना 500, लेट्स चेक। एनुअल डिमांड अभी 50 आइटम्स आर रिक्वायर्ड एवरी डे, मतलब दिन के 50, तो साल के कितने हो जाएंगे? साल के हो जाएंगे 18,250। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 50। एंड कैरिंग कॉस्ट 0.02 पर डे है, तो अपने को पूरे साल का चाहिए, तो कितना आएगा? 7.3। 2 इंटू एनुअल डिमांड बाय सीसीपीयू पीए, तो तुम्हारा आएगा 500 पर ऑर्डर, तो इतना आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में तुमको रीऑर्डर लेवल पूछा है, फिलहाल तुमको समझने की जरूरत नहीं है, लिख लो। अपना एक नया कंसेप्ट आएगा तब मैं अच्छे से बता दूंगा, फिलहाल है बोल के लिख लो। लीड टाइम इंटू कंजम्पशन पर डे, लीड टाइम 32 डेज दिया है, इंटू कंजम्पशन पर डे 50, तो 1600। इसका मतलब वगैरह सब मैं आराम से बताऊंगा जब आएगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, वी विल स्टॉप हियर।